नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माइंड्स ऑफ यूपीएससी। आज हमारे पॉलिटी का ये लेक्चर नंबर आपको 18 देखने को मिलेगा। इसके पहले हमने लास्ट क्लास के अंदर जुडिशरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट को कवर किया था। नाउ वी आर कवरिंग द हाई कोर्ट, दैट इज स्टेट जुडिशरी। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो एक बार आप देख लीजिए, सीक्वेंस में पूरा चल रहा है। अब रही बात हाई कोर्ट की, ठीक है। हाई कोर्ट को अगर आप देखते हो तो अगर आप इंडियन जुडिशल सिस्टम की हिरार्की देखोगे तो आपको हाई कोर्ट से ऊपर देखने को मिलता है सुप्रीम कोर्ट, ये तो आपको अवेयर है ही। और हाई कोर्ट से आपको नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट देखने को मिलेंगे, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। हाई कोर्ट आपको एवरी स्टेट के अंदर बोला जाता है कि एक हाई कोर्ट है, लेकिन कोई कोई जगहों पे आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट के अंदर और जो स्मॉल स्टेट है वहाँ पे आपको 2 या 3 स्टेट्स के अंदर भी आपको एक हाई कोर्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर बात करें इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की तो आपको देखने को मिलेगा पार्ट 6 के अंदर चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। चैप्टर तो आप याद न रखो तो बेटर है। पार्ट 6 के अंदर हमने लास्ट इसमें कवर किया था, पार्ट 5 के अंदर आपने देखा था सुप्रीम कोर्ट। अब ये पार्ट 6 के अंदर बात होती है स्टेट रिलेटेड लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो स्टेट जुडिशरी की बात भी आपको पार्ट 6 के अंदर देखने को मिलेगी। आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक के बहुत बार हमारी बात हो चुकी है। 214, इसके पहले हमने क्या देखा था, 124 से 147 तक के सुप्रीम कोर्ट के बारे में मेंशन है। यहाँ पे 214 से लेके तो 231 तक के आप देखोगे कि हाई कोर्ट के बारे में मेंशन आपको देखने को मिल रहा है। अब लेट अस सी द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट, किस तरीके से हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट के बारे में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन उसकी देखने को मिलती है। आर्टिकल 214 टॉक्स अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट दैट ईच स्टेट शैल हैव अ हाई कोर्ट। ऑब्वियस सी बात है। हाउएवर पार्लियामेंट में एस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट और यूटीज, जो ऑलरेडी आपको मैंने अभी बात बता दी है। हाई कोर्ट्स आर द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी एट द स्टेट लेवल। तो स्टेट लेवल पे आपको सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी कौन सी मिलेगी इन टर्म्स ऑफ जुडिशरी, वो आपको हाई कोर्ट देखने को मिलेगी। तो स्टेट में जब बात हो रही है तो वो हाई कोर्ट, जब नेशनल लेवल पे बात हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद में जो अपील जाती है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाती है। नाउ लेट अस लुक एट द कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट। अ हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस एज द प्रेसिडेंट में अपॉइंट। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे चीफ जस्टिस की बात हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में कौन आते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई, ठीक है। तो ये सीजेआई होते हैं, यहाँ पे चीफ जस्टिस। जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाते हैं मतलब वो सिर्फ एक ही आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट तो अलग अलग हाई कोर्ट के अंदर अलग अलग चीफ जस्टिस आपको देखने को मिल सकते हैं। नो मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस इज फिक्स्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के लिए कितने जजेस है वो कोई फिक्स नहीं है। तो ये जो अदर जजेस है ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने अपॉइंट वो करते हैं, ठीक है। अदर जजेस एज द प्रेसिडेंट में अपॉइंट। इसीलिए आप देखोगे कोई स्टेट के अंदर ज़्यादा आपको हाई कोर्ट के जजेस मिल जाते हैं, कहीं पे कम देखने को मिल जाते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, अब ये जो हाई कोर्ट के जज हैं इन्हें कौन अपॉइंट करता है, तो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टेशन विथ। हमने ये पहले भी देखा था, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, उसमें कॉलेजियम की बात करी थी। कॉलेजियम मतलब क्या हो रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस। और ये सब क्या करते थे, ये बताते थे, किसको बताते थे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर किसको अपॉइंट करना है। ये रिकमेंडेशन देते थे किसको, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट को इनकी रिकमेंडेशन को मानना जरूरी होता था एज पर थर्ड जजेस केस। थर्ड जजेस केस के हिसाब से जो इन्होंने बोल दिया कॉलेजियम ने, वो प्रेसिडेंट हैज़ टू अवॉइड बाय इट। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हाई कोर्ट के जजेस भी प्रेसिडेंट के थ्रू ही के द्वारा ही अपॉइंट होते हैं, बट आफ्टर द कंसल्टेशन विथ, यहाँ पे आप देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट अपॉइंटमेंट। मतलब देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सभी को पता है, जो मेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ रहे हैं, जो
सबसे सुप्रीम आपको अथॉरिटी देखने को मिल जाएगी इन द होल जुडिशियल सिस्टम। इसके बाद में आ रहा है गवर्नर। तो जो स्टेट के जहाँ पे अपॉइंट हो रहे हैं वहाँ पे गवर्नर का भी आपको वहाँ पे कंसल्टेशन करना पड़ेगा, और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वहाँ के भी आपको जो कंसल्ट है वो करना पड़ेगा। अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस गवर्नर दोनों ये इनकी कंसल्टेशन लेना पड़ेगी। यहाँ पे तीसरा कोई व्यक्ति नहीं आता है। लेकिन जब हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट करते हो तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को भी ध्यान में लेना पड़ता है, उनका भी कंसल्टेशन लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट फॉलोज द कॉलेजियम सिस्टम इन प्रैक्टिस। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस। आर्टिकल 217 के अंदर बात करी गई है कि किस तरीके से आप क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होने चाहिए। अ पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 ईयर्स और हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। या तो कोई जुडिशियल ऑफिस उन्होंने 10 ईयर्स के लिए लिया हो, या तो फिर कोई एडवोकेट हाई कोर्ट में रहे हो फॉर द 10 ईयर्स। तो ये आपको क्राइटेरिया याद रखना है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के जज का क्राइटेरिया याद है तो बताइए। वहाँ पे भी था कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, फिर एक्ट एज अ जज इन हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स और एक्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज फॉर एडवोकेट फॉर 10 ईयर्स। इस तरीके का क्राइटेरिया था। एक बार वापस से आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। नाउ लेट अस लुक एट द टीन्योर, ओथ एंड रिमूवल ऑफ द हाई कोर्ट जज। तो अगर इनकी बात करें टीन्योर आप देखोगे तो 62 ईयर्स आता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 65 आता है। इसीलिए बहुत सारे जो लोग हैं वो हाई कोर्ट के जज से जब रिटायर होते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 साल एक्स्ट्रा सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। ओथ आर्टिकल 219 के अंदर बात करी गई है, एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट। तो देखो अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट कर रहे हैं इनको प्रेसिडेंट, लेकिन ओथ इनकी कौन दे रहा है, ओथ एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नर। ये किसकी बात हो रही है, हाई कोर्ट के जजेस की बात हो रही है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ही करेंगे लेकिन ओथ गवर्नर दिला देंगे। अब ऐसा रहे तो अगर ओथ भी प्रेसिडेंट दिलाएंगे तो देखो कितने सारे लोगों को वहाँ पे ओथ दिलाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टेट है, बहुत सारे स्टेट के अंदर बहुत सारे हाई कोर्ट, बहुत सारे हाई कोर्ट में बहुत सारे जजेस, तो हर एक को ओथ दिलाना है। प्रेसिडेंट के पास में इतना टाइम नहीं रहता है। ठीक है, वो स्पेसिफिक स्टेट वाले गवर्नर जो है वो स्पेसिफिक स्टेट वाले हाई कोर्ट के जजेस को दिला सकते हैं। अपॉइंटमेंट करने की बात आई तो वो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं। रिमूवल क्या है, तो सेम एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटा सकते थे बाय ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, या तो मिसबिहेवियर या तो फिर इनकैपेसिटी, ये दो क्राइटेरिया आपको देखने को मिल जाते हैं। बाय इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट, स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू आपको ये देखने को मिलता है। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखी थी। ये स्पेशल मेजोरिटी आपसे पूछा था मैंने लास्ट क्लास में। अगेन अगर आपको नहीं पता है तो एक बार देखिए स्पेशल मेजोरिटी कौन सी लगती है फॉर द रिमूवल ऑफ द जजेस। तो हाई कोर्ट के जजेस को भी उसी तरीके से रिमूव किया जा सकता है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जा सकता है। अब देख लेते हैं ज्यूरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन की बात करें तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, हाई कोर्ट हियर केसेस डायरेक्टली इन डिस्प्यूट रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट, मैटर्स ऑफ स्टेट लॉ, इलेक्शन पेटिशन, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो हो रहे हैं, सर्टन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। तो देखो फंडामेंटल राइट की बात हुई तो ये डायरेक्ट आप आर्टिकल 32 के अंदर वहाँ जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। वैसे ही आप हाई कोर्ट में भी अप्रोच कर सकते हो, तो ये हाई कोर्ट में आ गए। स्टेट लॉज से जो भी मैटर रिलेटेड रहेगा वो हाई कोर्ट के पास जाएगा। फिर इलेक्शन पेटिशन, अगर स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर एमएलए के जो चुनाव है इलेक्शन से उसके अंदर कोई डिस्प्यूट आ रहा है तो वो जो पेटिशन फाइल होगी वो हाई कोर्ट के पास जाएगी। और सर्टेन कोई सिविल और क्रिमिनल केसेस के अंदर भी आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा। दस इट हैज़ अ वाइडर ज्यूरिडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन देन द सुप्रीम कोर्ट इन स्टेट मैटर। तो जो स्टेट के सब्जेक्ट्स आते हैं उसके अंदर स्केड्यूल 7 के अंदर आपको स्टेट के सब्जेक्ट देखने को मिले, स्टेट मैटर। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा आपको ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन किसकी देखने को मिलेगी, हाई कोर्ट की देखने को मिलेगी। इसके बाद में रिट ज्यूरिडिक्शन की बात करें तो रिट ज्यूरिडिक्शन आर्टिकल 226, इसी को हमने आर्टिकल 32 के साथ में इंटरलिंक किया था। हाई कोर्ट कैन इशू रिट, यहाँ पे वो रिट इशू कर सकते हैं
एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, एनफोर्समेंट ऑफ अदर लीगल राइट। दिस मेक आर्टिकल 226 वाइडर देन द आर्टिकल 32। तो फंडामेंटल राइट के लिए भी एनफोर्समेंट के समय भी रिट इशू कर सकते हो और कोई लीगल राइट रह रहा है उस समय भी रिट इशू कर सकते हैं। 5 रिट हमने देखी थी, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी, फिर इसके साथ में मैंडेमस, और कौन से थे बताइए? प्रोहिबिशन, सर्टियोरी, मैंडेमस, हेबियस कॉर्पस एंड क्यू वारंटो। पीसी क्यू महाराष्ट्र में रहती है, ये हमने देखा था, पीसी क्यू महाराष्ट्र। नाउ लेट अस लुक एट द अपीलेट जुरिडिक्शन। हाई कोर्ट हियर अपील्स फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट, सिविल एंड क्रिमिनल के केसेस दोनों को अपील की जा सकती है। ट्रिब्यूनल विद इन द स्टेट, कोई स्टेट के अंदर ट्रिब्यूनल है तो उसकी भी जो अपील जाती है वो किसके पास में जाएगी? हाई कोर्ट के पास में जाएगी। स्टेट के अंदर से जो भी लोअर कोर्ट से जो अपील जा रही है वो हाई कोर्ट के पास में जाएगी। एक्ट एज अ हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट इन द स्टेट। इसके बाद में सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन आपको देखने को मिलेगा, आर्टिकल 227 के अंदर बात होती है। हाई कोर्ट सुपरवाइजेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट मिलिट्री ट्रिब्यूनल। तो जो भी वहाँ पे आपको ट्रिब्यूनल देखने को मिलेंगे उन सबको ये सुपरवाइज करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अब हाई कोर्ट को कौन सुपरवाइज करता है? तो वो सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज करेगा। ये तो हिरार्की तो बनी हुई है ना, इसीलिए तो बोलते हैं इंडिया की जो जुडिशरी दैट इज इंटीग्रेटिव जुडिशरी। दिस एंश्योर जुडिशियल डिसिप्लिन एंड यूनिफॉर्मिटी। इससे हमें क्या पता चलता है? जुडिशियल डिसिप्लिन और यूनिफॉर्मिटी पता चलता है। इसके बाद में कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट जुडिशरी, आर्टिकल 235 के अंदर अगर बात करें, सब ऑर्डिनेट जुडिशरी आर्टिकल 235। अब सब ऑर्डिनेट को अगर हम अच्छे से देखें तो हाई कोर्ट जो है कंट्रोल करता है पोस्टिंग, किस तरीके से किसकी पोस्टिंग होगी? पोस्टिंग रिक्रूटमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट जुडिशरी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन बैठेगा वो सब का जो ध्यान रखता है, वो कंट्रोल कौन करता है? हाई कोर्ट कंट्रोल करता है। उनका प्रमोशन, उनके लीव, उनके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शंस, वो सबको हाई कोर्ट ओवरसी करता है, कंट्रोल करता है। की प्रोविजन एंश्योरिंग लोअर जुडिशरी इंडिपेंडेंस। यहीं से आप देखो कि लोअर जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो किसके हाथ में रहती है? हाई कोर्ट के हाथ में रहती है, क्योंकि वो पोस्टिंग, प्रमोशन, लीव, डिसिप्लिनरी एक्शन, एवरीथिंग हैज़ बीन अंडर द रेगुलेशन ऑफ हाई कोर्ट। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं अंडर आर्टिकल 235। आर्टिकल 235 ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करें तो आर्टिकल 215 ये हमने देखा था। 129 हाई सुप्रीम कोर्ट के लिए देखा था। सुप्रीम कोर्ट कैन एक्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड प्रोवाइड फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो वैसे ही आप देखोगे हाई कोर्ट की परमानेंट जुडिशियल रिकॉर्ड एंड कैन पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये 215 और 129 आपको देखने को मिल गया यहाँ पे। इसके बाद में पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो ये आपको आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 और आर्टिकल 13 ये तीनों में से डिराइव होते हुए मिलता है। तो 32 तो सुप्रीम कोर्ट के पास में चले जाता है, लेकिन हाई कोर्ट के पास में 226 और आर्टिकल 13 दोनों से हाई कोर्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू को डिराइव करते हैं। हाई कोर्ट एक्सरसाइजेज जुडिशियल रिव्यू ओवर स्टेट लॉज, एग्जीक्यूटिव एक्शंस एंड ट्रिब्यूनल। एग्जीक्यूटिव अगर कोई एक्शन ले रहा है तो उसके ऊपर भी ये अपने जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव बोले तो यहाँ पे आप एमएलए की बात हो गई, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर जो या फिर जो सीएम और जो स्टेट गवर्नमेंट हो गए उनके जो एक्शंस हो रहे हैं वो भी कौन देख रहा है? हाई कोर्ट देख रहा है। स्टेट लॉज जो एमएलए लॉज बनाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर उनको भी कौन सुपरवाइज करता है? हाई कोर्ट। और ट्रिब्यूनल के अंदर भी कुछ हो रहा है तो उसका जुडिशियल रिव्यू भी आप देखोगे हाई कोर्ट एक्सरसाइज करता है। दे आर सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट अपीलेट जुरिडिक्शन। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं आर्टिकल 132 के अंदर। आर्टिकल 131 के अंदर हमने बात करी थी जो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन रहते हैं, और आर्टिकल 132 में बात करते हैं अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
Now let us look at the transfer of judges. Article 222 talks about the President may transfer a judge from one high court to another after consulting the Chief Justice of India, used to promote national integration and prevent local biases. तो आप देखोगे प्रेसिडेंट मे ट्रांसफ़र फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर आफ्टर कंसल्टिंग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये हो रहा है आर्टिकल 222। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर बहुत बार क्या होता है कि ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये भी प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि इनको ट्रांसफ़र करा दी जाए। तो वो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि एक न्यूट्रलिटी इम्पार्शल डिसीजन मेकिंग के अगेंस्ट जाता है, क्योंकि चीफ जस्टिस क्या करते हैं वो फिर वहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा नेपोटिज्म वाला एलिमेंट आपको देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल एक जज आपको देखने को मिलेगा ताहिल रमाणी। तो ताहिल रमाणी जो थे वो मद्रास हाई कोर्ट के अंदर थे, तो उनका ट्रांसफ़र कर दिया था मणिपुर या मेघालय के अंदर। तो वो उन्हें बोला जाता है पनिशमेंट पोस्टिंग, तो वहाँ पे उन्हें पनिशमेंट पोस्टिंग कर दी थी। तो ये थोड़ा सा आपको ट्रांसफ़र ऑफ जजेस वाला केसेस याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। जुरिडिक्शन ओवर यूटीज़ की बात करें, आर्टिकल 230 पार्लियामेंट में एक्सटेंड जुरिडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट टू यूटीज़। एक हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन आपको यूटीज़ तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कोलकाता हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन के अंदर आपको पता है कौन सा यूटी आती है? अंडमान एंड निकोबार आती है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। कोलकाता हाई कोर्ट का जैसे जुरिडिक्शन के अंदर यूटीज़ भी आ जा रही है, अंडमान निकोबार। अगर आपको और कोई यूटीज़ के बारे में पता है तो आप वो भी बता सकते हो। अब लेट अस सी एस्पेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेवल। स्टेट लेवल पे आपको हाई कोर्ट मिल जाएगा, नेशनल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट। रिट जुरिडिक्शन की बात करें, फंडामेंटल राइट प्लस लीगल राइट दोनों के लिए लगा सकते हैं। ये सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए लग सकती है। सुपरवाइजरी पावर देखें तो आर्टिकल 227, इनके पास में कोई सुपरवाइजरी पावर ऐसी कुछ नहीं रहती है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बिल्कुल दोनों आपको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड देखने को मिल जाएगी। ये आर्टिकल भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। दस हाई कोर्ट आ रहा हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी एट द स्टेट लेवल विथ वाइड रिट अपीलेट सुपरवाइजरी एंड कंट्रोल पावर अंडर आर्टिकल 214 to 231। ठीक है, तो ये आपने क्या देख लिया हाई कोर्ट के बारे में, ये आपको मिल गया। ठीक है, हाई कोर्ट हो गया। इसके पहले हम कवर कर चुके सुप्रीम कोर्ट। नाउ वी आर कवरिंग सबऑर्डिनेट जुडिशरी। इंपॉर्टेंट हो जाता है सबऑर्डिनेट जुडिशरी। इतने क्वेश्चंस तो नहीं पूछे, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए। एक दो बार पढ़ लोगे, इससे ज़्यादा इसके अंदर कोई जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। सबऑर्डिनेट जुडिशरी स्ट्रक्चर अगर आप बात करोगे तो देखो इंक्लूड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कोर्ट हो रहे हैं उसको वो भी सबऑर्डिनेट के अंदर आ रहा है। सबऑर्डिनेट बोले तो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेशन में जो आ रही है वो हो गई सबऑर्डिनेट जुडिशरी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, सिविल जज एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सेशन कोर्ट हो गया, सिविल जजेस हो गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये आपको चारों जो है वो सबऑर्डिनेट जुडिशरी डिस्ट्रिक्ट लेवल के आपको देखने को मिल जाते हैं। अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। आर्टिकल 233 टॉक्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। किसके साथ में? हाई कोर्ट के जजेस कौन अपॉइंट कर रहे थे? वो अपॉइंट कर रहे थे प्रेसिडेंट, नहीं वो हाँ अपॉइंट कर रहे थे प्रेसिडेंट, और वोट दिलाते थे गवर्नर। अब इनका जो अपॉइंटमेंट हो रहा है वो गवर्नर कर रहे हैं। अपॉइंटमेंट मतलब जो अपॉइंटमेंट लेटर देंगे वो गवर्नर ऑफ द स्टेट देंगे इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। अ पर्सन ऑलरेडी इन सर्विस मस्ट बी रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट। अ पर्सन फ्रॉम अ बार मस्ट हैव एटलीस्ट 7 years ऑफ प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट। अगर 7 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर एडवोकेट के अंदर तो आपको वहाँ पे क्या बोल सकते हैं, रिकमेंड किया जा सकता है फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ डिस्ट्रिक्ट जज। जुडिशियल कंट्रोल ओवर अपॉइंटमेंट एंश्योर जुडिशियल कंट्रोल ओवर अपॉइंटमेंट नॉट एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस। अब इससे क्या हो रहा है कि थोड़ा सा जो हाई कोर्ट का जो कंसल्टेशन हो रहा है, ये देखो यहाँ पे जो हाई कोर्ट का कंसल्टेशन है, अपॉइंटेड बाय गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। अब ये सब चीज़ों से क्या हो रहा है अल्टीमेटली, हाँ किसके हाथ में पावर आ जा रही है? तो वो जुडिशरी के हाथ में पावर आ जा रही है फॉर द अपॉइंटमेंट, जुडिशियल कंट्रोल। अब जहाँ पे
जुडिशरी के हाथ में पावर हो जाती है तो एग्जीक्यूटिव जो डोमिनेंस है वो यहाँ पे आपको लिमिट होता हुआ मिल जाता है। ये किसकी बात हो रही है? ये हो रही है आर्टिकल 233 की। इसके बाद में आप देखोगे आर्टिकल 234 भी आपको देखने को मिलता है, अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जज। तो जजेस के अलावा जुडिशियल ऑफिसर जो रहते हैं उनका अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज आर मेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द स्टेट PSCs एंड हाई कोर्ट। तो स्टेट PSC और हाई कोर्ट कहीं ना कहीं ये जुडिशियल ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करते हैं। इट क्रिएट्स अ 3-fold कंसल्टेशन सिस्टम। तो 3-fold कंसल्टेशन क्या हो गया? गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं स्टेट PSC के साथ में, हाई कोर्ट के साथ में कंसल्ट करके। ये आर्टिकल 234 देख लिया। नाउ लेट अस लुक एट आर्टिकल 235, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। द हाई कोर्ट हैज़ कंट्रोल ओवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इंक्लूडिंग देयर पोस्टिंग, देयर प्रमोशन, देयर ग्रांट ऑफ लीव, देयर डिसिप्लिनरी एक्शन। तो ये आप देखोगे इस तरीके से हाई कोर्ट यहाँ पे कंट्रोल करता है। मतलब वही ये पूरा एक सीक्वेंस आपको देखने को मिल रहा है। हाई कोर्ट का कंट्रोल किसके ऊपर? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर। दिस इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस एट द लोअर लेवल। तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस मतलब जुडिशरी को कौन कंट्रोल कर रहा है? तो जुडिशरी ही कंट्रोल कर रहा है, ना कि एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर। तो इससे क्या हो जाता है? जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो बनी रहती है इवन एट द लोअर लेवल। लोअर लेवल बोले तो या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल और सबऑर्डिनेट लेवल। पोस्टिंग, प्रमोशन, ग्रांट ऑफ लीव, डिसिप्लिनरी एक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में आर्टिकल 236 की बात करें तो आर्टिकल 236 के अंदर आता है इंटरप्रिटेशन की बात होती है। यहाँ पे डिफाइन कौन कौन से टर्म किए गए? डिस्ट्रिक्ट जज इंक्लूड जजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट्स एट्सेट्रा। तो डिस्ट्रिक्ट जज की बात यहाँ पे हो गई कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेस हो गए, सेशन कोर्ट्स के जो जजेस हो गए, दे आर नोन एज डिस्ट्रिक्ट जज। इसके बाद में जुडिशियल सर्विस मतलब हो रहा है अ सर्विस कंसिस्टिंग एक्सक्लूसिवली ऑफ पर्सन्स इंटेंडेड टू फिल जुडिशियल पोस्ट। तो ये थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन यहाँ पे बताया है। डिस्ट्रिक्ट जज का मतलब क्या है, जुडिशियल सर्विस का मतलब क्या है। इट प्रिवेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फ्रॉम एक्सरसाइजिंग जुडिशियल पावर। इसका ये मतलब नहीं है कि आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो और आप ही जुडिशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने लग जाओ। तो यहाँ पे उन्होंने पहले से ही बता दिया कि इसका मतलब क्या होता है। जो जुडिशियल सर्विस वही देगा जो जुडिशियल पोस्ट पे जो पर्सन बैठा हुआ है, एक्सक्लूसिवली अ पर्सन इंटेंडेड टू फिल जुडिशियल पोस्ट। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बैठ गए एग्जीक्यूटिव ऑफिस में और आप ही जुडिशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद है आर्टिकल 237, इट टॉक्स अबाउट एप्लीकेशन टू सर्टेन क्लासेस। द गवर्नर may apply आर्टिकल 233, 236 to magistrate or other judicial officer with necessary modification। मजिस्ट्रेट्स और अदर जुडिशियल ऑफिसर, इसके अंदर अगर बात करें तो ये जो सर्टेन क्लासेस है तो इसके अंदर गवर्नर अगर चाहे तो इसके अंदर सर्टेन क्या बोल सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट जैसे गवर्नर में अप्लाई आर्टिकल 233 कहाँ से आ रहा है? 233 आ रहा है डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट, फिर इसके बाद में जुडिशियल ऑफिसर का अपॉइंटमेंट, सबऑर्डिनेट कोर्ट का कंट्रोल एंड इंटरप्रिटेशन। तो ये जितना भी आपको देखने को मिल रहा है ये गवर्नर अप्लाई कर सकते हैं टू द मजिस्ट्रेट एंड अदर जुडिशियल ऑफिसर विथ सर्टेन नेसेसरी मॉडिफिकेशन इफ रिक्वायर्ड। तो यहाँ से क्या हो रहा है? अलाउ करता है फ्लेक्सिबिलिटी इन स्टेट वेयर सेपरेशन वॉज ग्रेजुअल। अब इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे स्टेट के अंदर वेरिएशन हो रहा है, तो वहाँ पे वेरिएशन के हिसाब से वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है आर्टिकल 237 कि गवर्नर अपने हिसाब से इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसके साथ में आपको एक और एलिमेंट देखने को मिलेगा, दैट इज़ सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 50 DPSP के अंदर बात हो रहा है, इट मैंडेट सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फंक्शन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तो कहीं ना कहीं स्टेट लेवल पे भी जो हाई कोर्ट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट हो रहा है वहाँ पे भी ये काम होना चाहिए कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव कहीं ना कहीं वो सेपरेट रहे। ठीक है, तो ये आर्टिकल 50 के अंदर आपको DPSP के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ये हमने क्या देखा? ये हमने देख लिया किसके बारे में? सबऑर्डिनेट जुडिशरी, आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक के, 233 से लेकर 237 तक के।
233, 234, 235, 236, 237। वेरी इंपॉर्टेंट सबऑर्डिनेट जुडिशरी की यहाँ पे बातें होती हैं। नाउ लेट अस लुक एट सम एक्स्ट्रा थिंग्स इन द जुडिशरी, दैट इज़ PIL, एक्टिविज्म एंड ओवर रीच। इसका आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होते हुए मिलेगा इन द मेंस एग्जामिनेशन, है ना। मेंस के अंदर इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन, इसके ऊपर से क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इसको पहले अभी ब्रीफ में देख लेते हैं, फिर इसके ऊपर से डिटेल मैंने नोट्स भी बनाए हैं तीनों के ऊपर से। ठीक है, PIL की बात करें तो देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हमने आर्टिकल 136 के अंदर भी बात करी थी। इट अलाउज फॉर द एनी पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल टू अप्रोच कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द डिसएडवांटेज ग्रुप। जो भी डिसएडवांटेज और अफेक्टेड इंडिविजुअल है उसके बदले कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल जाके कहीं ना कहीं PIL का यूज़ कर सकता है टू एक्सेस द जस्टिस। ठीक है, तो ये PIL के ऊपर बात हो रही है। इसको हम और अच्छे से आने वाले समय में कवर करेंगे। ठीक है, अभी जस्ट एक ब्रॉड आइडिया आपको यहाँ पे लग जाए। PIL, जुडिशल एक्टिविज़म, एक्टिविज़म मतलब कोई एक्टिविटी आप प्रोएक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, जुडिशरी जो है क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन टू एनफोर्स राइट। जुडिशरी अपने तरीके से आगे बढ़ के काम कर रहा है ताकि राइट्स को ज़्यादा इंश्योर किया जा सके, फ्रीडम को प्रोवाइड किया जा सके। फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट रिलेटेड केस हो गए, ह्यूमन राइट्स रिलेटेड केस हो गए, जहाँ पे जुडिशल अपनी तरफ से प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा हो गया जुडिशल ओवर रीच बोले तो रीच आप पहुंच तो रहे हो, जुडिशरी पहुंच जा रही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ओवर रीच हो जा रही है। ओवर रीच मतलब जितनी रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा आप अपने हद से ज़्यादा आगे बढ़ जा रहे हो। व्हेन जुडिशली एनक्रोचेस अपॉन द लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव डोमेन, आपका जुडिशरी का जो डोमेन है वो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का डोमेन है, लेकिन जब वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के अंदर भी आ जाता है तो वो एनक्रोच करने लग जाता है दूसरे वाले डोमेन के अंदर। और इसी के आप देखोगे, यहीं से आप देखोगे इट वायलेट्स द सेपरेशन ऑफ पावर्स। हर एक का एक डोमेन है, पावर है, वो पावर आप यहाँ पे ब्रीच कर रहे हो और दूसरे के डोमेन में जाके पहुँच जा रहे हो। तो ये हो गया जुडिशल ओवर रीच। अगर बात करें देखो प्रीलिम्स के अंदर क्या क्या ट्रैप्स आ सकते हैं, तो प्रीलिम्स के जो ट्रैप हो सकते हैं, कोलेजियम सिस्टम इज कॉन्स्टिट्यूशनल। बिल्कुल गलत बात है ये कॉन्स्टिट्यूशनल आपको नहीं देखने को मिलेगा। एडवाइसरी ओपिनियन इज बाइंडिंग आर्टिकल 143 के अंदर, बिल्कुल ये गलत बात है। ओपिनियन कोई बाइंडिंग नहीं होती है। प्रेसिडेंट ओपिनियन ले सकते हैं लेकिन वो बाइंडिंग नहीं है। आर्टिकल 32 इज़ अ फंडामेंटल राइट, बिल्कुल सही बात है। हाई कोर्ट के रिट ज्यूरिडिक्शन इज़ वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही बात है। जुडिशियल रिव्यू इज़ अ बेसिक फीचर, बिल्कुल सही बात। डिस्ट्रिक्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट, अपॉइंटेड बाय क्या था, गवर्नर था, है ना। तो हाई कोर्ट नहीं है, ये गलत बात है। हाई कोर्ट कंट्रोल सबऑर्डिनेट जुडिशरी, ये बिल्कुल सही बात है। स्टेट PSC अपॉइंट जजेस, ये भी गलत बात है। अपॉइंट नहीं करते वहाँ पे, उनका क्या बोल सकते हैं, उनका एक बार सहमति लेते हैं उनसे। आर्टिकल 235 एंश्योर इंडिपेंडेंस, ट्रू। आर्टिकल 235 की एक बार बात कर लेते हैं, व्हाट इज़ दैट आर्टिकल 235, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट जुडिशरी। तो ये जो है पोस्टिंग, प्रमोशन, ग्रांट ऑफ लीव, डिसिप्लिनरी एक्शन हाई कोर्ट देखता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। और यहीं से आप देखोगे इंडिपेंडेंस मेंटेन रहती है फ्रॉम एग्जीक्यूटिव के हाथ में रहता है, सब जुडिशरी के हाथ में रह रहा है, हाई कोर्ट के हाथ में। तो उससे क्या रहता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का जो इंडिपेंडेंस है वो मेंटेन हो गया। हाई कोर्ट जजेस रिटायर एट द एज ऑफ 35, गलत बात है। 65 गलत बात है, 62 आएगा। हाई कोर्ट रिट ज्यूरिडिक्शन इज वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही बात है। गवर्नर अपॉइंट हाई कोर्ट जजेस, तो ये भी गलत बात है। यहाँ पे आपको कौन देखने को मिलेगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट देखने को मिल जाएंगे। फिर इसके साथ में हाई कोर्ट कंट्रोल सबऑर्डिनेट जुडिशरी, ट्रू, बिल्कुल हाई कोर्ट कंट्रोल करता है सबऑर्डिनेट जुडिशरी को। तो ये हमने देख लिया, इतने प्रीलिम्स में जहाँ जहाँ पे गड़बड़ हो सकती है वो सब हमने चीज़ें देख ली। दस द इंडियन जुडिशरी इज एन इंडिपेंडेंट, बिल्कुल इंटीग्रेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी दैट प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, एनफोर्सेज द रूल ऑफ लॉ एंड मेंटेन द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से हमने ये चीज़ें यहाँ पे देख ली। ये किसके बारे में बात हो गई, इंडियन जुडिशरी के बारे में।
नाउ ये जो बात आपको बोली थी जुडिशल रिव्यू, PIL, जुडिशल एक्टिविज्म एंड जुडिशल ओवररीच, तो इसके बारे में अभी हम अच्छे से एक बार देख लेते हैं। लेट अस सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जुडिशल रिव्यू। अगर जुडिशल रिव्यू की बात करें तो देखिए, जुडिशल रिव्यू इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ द जुडिशरी टू एग्जामाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड डिक्लेयर देम इनवैलिड इफ दे वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या करता है, कोई भी चीज़ के देखता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे खरा उतर रहा है या फिर नहीं उतर रहा है। इफ़ दे आर valid as per the constitutional morality or not, are they aligning with the constitutional values, are they aligning with what has been mentioned in the constitution or not। अगर वो नहीं होता है तो वो इनवैलिड और वायलेट कर जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को, और उसके कारण उसे इनवैलिड बना दिया जा सकता है, नल एंड वॉइड कर दिया जा सकता है। नल बोले तो जीरो, नल एंड वॉइड नल मतलब उससे ख़त्म किया जा सकता है किसको, कोई भी लेजिस्लेटिव या फिर एग्जीक्यूटिव एक्शन। लेजिस्लेटिव मतलब कोई भी पॉलिसी जो बना रहा है, या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव का जो एक्शन है, गवर्नमेंट का एक्शन है, उन सबको क्या किया जा सकता है, नल एंड वॉइड, इनवैलिड करार दिया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू इज इम्प्लिसिटली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू आर्टिकल 13। लॉज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स आर वॉइड। डायरेक्ट ये बात बहुत अच्छे से हमने फंडामेंटल राइट करी थी जब आपको मैंने बताया था। आर्टिकल 32 एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट, 5 टाइप ऑफ रिट्स इशू हो सकते हैं। आर्टिकल 226 के अंदर रिट जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स की बात करी थी, एंड आर्टिकल 131 एंड 136 के अंदर जुडिशल ओवरसाइट की हमने ये बात करी है। तो ये कहा हो गया, ये जुडिशल रिव्यू के आपको ये आर्टिकल्स देखने को मिल जाते हैं। मैंने आपको बहुत बार आर्टिकल 13, 32 एंड 226 को याद कराया है। अब ये जितना भी आपको ये टॉपिक दिख रहा है, इट इज़ रिलेटेड मेनली फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव, ठीक है। या तो फिर एनालिटिकल अगर प्रीलिम्स में आएगा तो वो एनालिटिकल क्वेश्चन आएगा, तो एनालिटिकल क्वेश्चन में भी आया जा सकता है। दस द जुडिशल रिव्यू इज़ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये पूछा जा सकता है इन प्रीलिम्स एज वेल। अगर नेचर की बात करें जुडिशल रिव्यू की, तो इट इज़ लीगल, ऑब्वियसली बात है, लीगल ही है। कॉन्स्टिट्यूशनल, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन है। लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, ऐसा नहीं है कि जुडिशल रिव्यू भी अपने आप में सर्वोपरि है, इट इज़ ऑल्सो लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्टिव है, नॉट क्रिएटिव। स्कोप अगर बात करें तो रिव्यू ऑफ लॉज पास बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये क्या होगा, लेजिस्लेचर के ऊपर कंट्रोल हो गया। रिव्यू ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड पॉलिसीज, तो ये क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल हो गया। कंट्रोल नहीं मतलब उसके उनको देख रहे हैं कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रहा है उसका भी ये रिव्यू देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल की केसेस की बात करें, मारबरी वर्सेस मेडिसन US के अंदर आया था, यहाँ पे कॉन्सेप्ट का ओरिजिन हुआ है किसका, जुडिशल रिव्यू का। मारबरी एंड मेडिसन, जुडिशल रिव्यू। इंडिया में केशवानंद भारती के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 1973 के अंदर। इसके बाद में आया मिनर्वा मिल्स, ये बोलता है कि बैलेंस करना है हमें फंडामेंटल राइट्स और DPSP को, ठीक है। तो ये हमने देख लिया मेन की लॉज, केस लॉज आपको कौन से मिलेंगे रिलेटेड टू जुडिशल रिव्यू। तो ये फंडामेंटल राइट, एक बार बोला था कि फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम, एक बार बोला था कि DPSPs आर सुप्रीम। तो फिर वही बात हुई कि भाई दोनों के का हमें सुप्रीम के बदले हमें क्या करना है, दोनों के बीच में बैलेंस करना है। और ये बैलेंस बार बार ये किसके थ्रू हुआ है, ये जुडिशल रिव्यू कर रहा है बार बार जुडिशरी, और रिव्यू करने के बाद में उनने इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे बताई है। दस जुडिशल रिव्यू एंश्योर्स कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी और पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। ये किसको प्रायोरिटी देता है, कॉन्स्टिट्यूशन को देता है, संविधान को प्रायोरिटी देता है ओवर द पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। तो ये किसकी बात हो गई, ये जुडिशल रिव्यू की बात हो गई। प्री मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से हमने यहाँ पे समझ लिया। नाउ लेट अस लुक एट द जुडिशल एक्टिविज्म। Judicial activism refers to a proactive role played by the judiciary where courts go beyond traditional interpretation to enforce constitutional values, especially fundamental rights and social justice। अब यही समझ लो कि जो नॉर्मल उनका जो प्रैक्टिस है जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन है उससे बियॉन्ड जा रहे हैं वो, दे आर टेकिंग अ प्रोएक्टिव रोल, खुद आगे बढ़ के रोल कर रहे हैं सो दैट वो कॉन्स्टिट्यूशनल के जो वैल्यूज़ है और उनके जो मेन उनका जो क्रक्स है उसके हिसाब से वो काम कर पाए, और स्पेशली फंडामेंटल राइट और सोशल जस्टिस को एंश्योर किया जाए, फंडामेंटल राइट और सोशल जस्टिस को एंश्योर किया जा सके।
Courts go beyond their traditional interpretation to enforce constitution values. Origin in India, judicial activism developed mainly after 1970s, especially during the post-emergency period, expansion of the PIL, public interest litigation. इसके अंदर बात करें तो क्रिएटिव होता है, बिल्कुल ये क्रिएटिव है. एक्सपांसिव इंटरप्रिटेशन, आप एक्सपांड कर रहे हो, जो इंटरप्रिटेशन अभी तक के हुआ है उसको एक्सपांड कर दिया गया. पॉलिसी करेक्टिव, जो गड़बड़ी हो रही है उसको करेक्ट कर रहे हैं. नॉट पॉलिसी मेकिंग नहीं कर रहे, पॉलिसी को करेक्ट कर रहे हैं. वैल्यू ओरिएंटेड आपको अप्रोच देखने को मिलेगी किसके अंदर, जुडिशल एक्टिविज़म के अंदर. जुडिशल एक्टिविज़म का काम ये नहीं है कि खुद ही कानून बना ले, बट ये है कि कानून के अंदर सुधार क्या हो सकता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है. कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. कंटिन्यूइंग मैंडेमस, ये जो मैंडेमस मैंडेटरी बोलते हैं ना कि आपका ये काम है मैंडेटरी करो, तो वो कंटिन्यू मैंडेमस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा. एपिस्टोलरी जुरिडिक्शन, इसके साथ में ब्रॉड इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21. तो ये आपको 4 तरीके के इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं. और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, लेकिन आपने ये 4 अलग अलग तरीके से देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से जुडिशल जो है एक्टिविज़म यहाँ पे प्ले हो रहा है. ठीक है, आपको ज़्यादा कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है. इसको आप लिख सकते हो कि जो ब्रॉड आर्टिकल 21 है, आर्क ऑफ राइट्स आप इसे कह सकते हो. इंक्रीजिंग आर्क ऑफ राइट्स, इंक्रीजिंग आर्क ऑफ राइट अंडर आर्टिकल 21. इसके साथ में एक ये लिख लो, ये PIL सेकंड लिख लो, या फिर तीसरा लिख चाहो तो कंटिन्यूइंग मैंडेमस आप लिख सकते हो. बाकी मन करे तो एपिस्टोलरी जुडिक्शन भी आपको लिखा जा सकता है. मेजर एग्जाम्पल की बात करें तो मनका गांधी केस है, एक्सपांडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21. इसके अंदर बोला था कि 14, 19 और 21 जो ट्रिनिटी ऑफ राइट्स एक साथ काम करते हैं. ठीक है, तो ये तीनों को आपको ध्यान रखते हुए करना है. और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसका ये मतलब नहीं है जस्ट एनिमल एग्जिस्टेंस, बट उसके अंदर डिग्निटी होनी चाहिए, उसके अंदर लाइफ की रिस्पेक्ट होनी चाहिए. मनका गांधी केस के अंदर ये बात करी गई है. इसके बाद में विशाखा गाइडलाइंस 1996 में आई थी, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस. तो जो पॉश एक्ट बना था 2013 में, वो इसके बाद में विशाखा गाइडलाइंस के बेसिस पे बना था. एनवायरमेंटल केसेस, MC मेहता केस. MC मेहता वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेयर जिन्होंने एनवायरनमेंट के कंसर्न्स को रेस किया, और इनके अंदर से ही निकला था राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट. राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट भी आप देखोगे आर्टिकल 21 का पार्ट है कि अगर आपको लाइफ अच्छे से जीना है, डिग्निफाइड लाइफ, तो वहाँ पे क्लीन एनवायरनमेंट भी होना चाहिए. तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमने देख लिया मेजर एग्जांपल्स. मेरिट की बात करें तो स्ट्रेंथन एक्सेस टू जस्टिस, बिल्कुल जस्टिस इससे एक्सेस बढ़ा है. मार्जिनलाइज ग्रुप का प्रोटेक्शन हुआ है. फील्ड लेजिस्लेटिव वैक्यूम जो गड़बड़ी हो रही थी वो भी फुल हुई है. और स्ट्रेंथन राइट बेस्ड गवर्नेंस, तो जो राइट बेस्ड गवर्नेंस है वो भी यहाँ पे स्ट्रेंथन हुई है. दस जुडिशल एक्टिविज्म एक्ट एज अ काउंटर मेजोरिटेरियन चेक इन वेलफेयर डेमोक्रेसी. तो जुडिशल एक्टिविज्म से क्या हुआ है, जुडिशल एक्टिविज्म से हुआ है काउंटर मेजोरिटेरियन. जो मेजोरिटेरियन के हिसाब से जो चीज़ें चलती है तो उसका ना होते हुए काउंटर, उसका आपको ये देखने को अप्रोच देखने को मिल रहा है. काउंटर अप्रोच मतलब जो मार्जिनलाइज ग्रुप है, जो एक छोटा सा तबका है, उसकी भी बात यहाँ पे पहुँच रही है, और वहीं से सोशल जस्टिस आपको एंश्योर होते हुए मिल रही है. वहीं से आपको मार्जिनलाइज को पार्टिसिपेशन एंड प्रोटेक्शन देखने को मिल रहा है. एक्सेस टू जस्टिस बढ़ रही है. तो ये हमने क्या देख लिया, जुडिशल प्रोएक्टिव रोल जुडिशल एक्टिविज्म के अंदर. नाउ लेट अस लुक एट द थर्ड पॉइंट, दैट इज जुडिशल ओवररीच. अब क्या कर रहे हैं, प्रोएक्टिव रोल प्ले करते करते क्या होता है, जुडिशरी अपना एक दायरे के बाहर निकल जाती है. वो क्या करती है, अपुनिज भगवान है ऐसी वाली बातचीत करने लग जाती है. तो जुडिशल ओवररीच ऑकर्स व्हेन द जुडिशरी ट्रांसग्रेसेस इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट एंड एनक्रोचेस अपॉन द डोमेन ऑफ द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव. जब वो बोलती है कि अपुनिज भगवान है, मैं जो बोलोगी वो सही है, तो क्या होता है, फिर वो दूसरे के डोमेन में चले जाता है. वो दूसरे के डोमेन में चले जाता है मतलब इट एनक्रोचेस अपॉन द डोमेन्स ऑफ द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव. अब यहाँ पे दिक्कत होती है कि जब आप लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के डोमेन में पहुँच जा रहे हो तो वहाँ जाके गड़बड़ होती है. लेट अस सी द नेचर. एक्सेसिव जुडिशियल इंटरवेंशन.
बिल्कुल जुडिशल की तरफ से ज़्यादा ही इंटरवेंशन होने लगा है। पॉलिसी मेकिंग इंस्टेड ऑफ इंटरप्रिटेशन, आप पॉलिसी मेकिंग कर रहे हो ना कि इंटरप्रिटेशन कर रहे हो। आपने नई पॉलिसी बना ली, आपने गाइडलाइंस लेके आ गए, तो ये गाइडलाइंस क्या कर रहे हैं? जब गाइडलाइंस एक हाथ कोई डोमेन में थी तो ठीक है, लेकिन आपने रोड के 500 मीटर के अंदर लिकर की शॉप नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर गाइडलाइंस लेके आ गए, तो आप तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के डोमेन में जा रहे हो। वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, तो ये जो सेपरेशन ऑफ पावर आर्टिकल 50 के अंदर जो बात बोली है उसका वायलेशन हो रहा है। सेपरेट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब आप दूसरे के डोमेन में पहुंच जा रहे हो। 10 इंडिकेटर ऑफ ओवर रीच इंटरफेयरिंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, किस तरीके से हमें पता चल रहा है कि वो ओवर रीच हो रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के अंदर आप इंटरफेयर करने लग जा रहे हो। इशूइंग डिटेल पॉलिसी डायरेक्शन, मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव फंक्शन, जुडिशल लेजिस्लेशन आप खुद ही जुडिशरी ने लेजिस्लेशन बना ली, कानून बना दिए। फॉर एग्जांपल डायरेक्टिंग हाउ लॉज शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन माइन्यूट डिटेल, कि लॉज को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कराना है ये आप बता रहे हो। किसको बता रहे हो? एग्जीक्यूटिव को बता रहे हो कि भाई तुम ऐसा ऐसा काम करो। इंटरफेरेंस इन गवर्नेंस बियॉन्ड राइट्स प्रोटेक्शन, गवर्नेंस के अंदर भी इंटरफेरेंस की बात हो रही है। कोर्ट रन कमिटीज रिप्लेसिंग एग्जीक्यूटिव एजेंसीज। फॉर एग्जांपल ये आपने देख लिया, इसका कंसर्न क्या है भाई? इससे चिंता क्या है? इससे हमारे दिक्कत ये हो रही है कि यू आर अंडरमाइनिंग द डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। तुम्हारे पास में अकाउंटेबिलिटी है, यू आर नॉट इलेक्टेड। जो जुडिशरी है उन्हें पब्लिक ने नहीं चुना है, ठीक है, वो पब्लिक से चुने हुए नहीं है, तो इलेक्टेड नहीं है। तो जो इलेक्टेड रहता है उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी रहती है। दे आर आंसरेबल टू द कॉमन मैन, कॉमन पब्लिक। 5 साल बाद चुनाव होता है, उन्हें हटा दिया जा सकता है अगर उन्होंने अच्छा काम नहीं किया तो। जुडिशरी इलेक्टेड नहीं है तो जुडिशरी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को अंडरमाइन होता है। जजेस आर नॉट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वही वाली बात हो गई। लैक ऑफ एक्सपर्टीज़ इन पॉलिसी मैटर, भाई वो लॉ के मैटर में बहुत अच्छे हैं, लीगल मैटर में बहुत उनका नॉलेज है, लेकिन पॉलिसी मैटर के अंदर उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, ठीक है। आपको कानून आपको क्या देखना है? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो क्या वो काम हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन आपको ये थोड़ी पता कि पॉलिसी कैसे बनती है, पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, ज़मीन पे क्या दिक्कतें आती है, वो सब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा उसके बारे में पता रहता है। वीकन सेपरेशन ऑफ पावर को भी वीकन करता है। तो ये दीज आर सम चैलेंजेस, दीज आर सम कंसर्न्स विच आर क्रिएटेड बाय द जुडिशल ओवररीच हो जा रही है, तो ये दिक्कतें आती हैं। जुडिशल ओवररीच रिस्क कन्वर्टिंग द जुडिशरी फ्रॉम अ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू अ सुपर एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के अंदर भी सुपर एग्जीक्यूटिव बन जाता है वो, रेदर देन बीइंग अ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको प्रोटेक्ट करने का बोला है कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं है कि आप एग्जीक्यूटिव के अंदर भी आप एग्जीक्यूटिव को ही कंट्रोल करने लग जाओ, सुपर एग्जीक्यूटिव करने लग जाओ, हर चीज़ अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कराने लग जाओ। लेट अस सी द कंपेरेटिव एनालिसिस। नेचर की बात करें, जुडिशल रिव्यू और जुडिशल एक्टिविज्म एंड जुडिशल ओवररीच के एस्पेक्ट को हम जज कर रहे हैं। तो जुडिशल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन से हमें मिल रहा है, जुडिशल एक्टिविज्म इंटरप्रिटेशन से हमें मिल रहा है, जुडिशल ओवररीच तो एक्सेसिव आपको देखने को मिल जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग की बात करें तो ये एक्सप्लिसिट है, कोई कोई जगहों पे इम्प्लिसिट भी आ जाता है 32 और 226 में। जुडिशल इनोवेशन आपको एक्टिविज्म देखने को मिल जाता है, नो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, ओवररीच तो होना ही नहीं चाहिए। स्कोप की बात करें तो लिमिटेड एंड लीगल है, एक्सपांसिव है, एक्सपांस कर देता है, जैसे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर आप देखते हो राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट की भी बात हो रही थी। एक्सपांसिव है बट जस्टिफाइड, हाँ जस्टिफाई कर सकते हैं। अनचेक्ड है भाई, इसके ऊपर तो कोई चेक ही नहीं है, अनचेक्ड है। पर्पस, तो पर्पस के अंदर आपको देखने को मिलेगा टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। जुडिशल रिव्यू में क्या बोलते हैं कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम कर रहा है नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक करना। एक्टिविज्म का रोल क्या है भाई? जस्टिस को इंश्योर करना। और जुडिशल ओवररीच का काम क्या हो जाता है? कंट्रोल द गवर्नेंस। हम सुपर एग्जीक्यूटिव बन जाएंगे, हम सब चीज़ कवरने लग जाएंगे, तो ये तो गलत हो गया। अब यूपीएससी के हिसाब से देखें तो जुडिशल रिव्यू इज़ इसेंशियल, बिल्कुल सही बात है, इसेंशियल है, होना ही चाहिए। और जो है एक्टिविज़म आपको देखोगे कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से, अगर कॉन्टेक्स्ट है तो वहाँ पे जुडिशल एक्टिविज़म हम कर सकते हैं। और जुडिशल ओवररीच तो अनडिज़ायरेबल है एट एनी कॉस्ट। नाउ दस द यूपीएससी प्रीलिम के कौन कौन से ट्रैप बन सकते हैं, लेट अस सी। जुडिशल रिव्यू इज़ मेंशन एक्सप्लिसिटली इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सप्लिसिटली तो नहीं देखने को मिल रहा है, इम्प्लिसिट हमें देखने को मिल सकता है।
देखो मेंशन डायरेक्ट ऐसा जुडिशियल रिव्यू वर्ड मेंशन नहीं है, हम वो डिराइव कर रहे हैं उसको, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला है कि भाई आप रिट जुरिडिक्शन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो ये जो जुडिशियल रिव्यू है ये ऐसा कोई मेंशन नहीं है एक्सप्लिसिटली। ये देखो वापस से जो जहाँ पे वर्ड आता है मेंशन एक्सप्लिसिटली इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो अभी तक के वो जितने भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे वो गलत हुए हैं। जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन इज़ एक्सप्लिसिटली मेंशन, तो ये भी गलत है, ऐसा नहीं मेंशन हुआ है। बजट इज़ एक्सप्लिसिटली मेंशन, नहीं बजट नहीं हुआ है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन हुआ है आर्टिकल 112 में। तो इस तरीके से जुडिशियल रिव्यू इज़ अ बेसिक फीचर, बिल्कुल ये बेसिक फीचर है। जुडिशियल एक्टिविज्म ऑफन यूजेस पीआईएल, बिल्कुल पीआईएल यूज़ करते हैं। जुडिशियल ओवर रीच स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, गलत, ये क्या लिमिट करती है या फिर कहीं ना कहीं हिंड्रेंस करती है डेमोक्रेसी के अंदर, तो ये फॉल्स हो गया। तो ये हमने इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डायरेक्ट ऐसी स्टेटमेंट बेस्ड भी आ सकते हैं क्वेश्चन इन द यूपीएससी प्रीलिम्स। दस द कंक्लूजन की बात करें, जुडिशियल रिव्यू इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ कोर्ट। जुडिशियल एक्टिविज्म इज द मोरल रिस्पॉन्स। वाई जुडिशियल ओवररीच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन, ये आपको ध्यान रखना है। Thus, in a constitutional democracy, the judiciary must act as a sentinel on the queue vive, not as a substitute sovereign. कोई राजा महाराजा ऐसा सब्स्टिट्यूट राजा महाराजा बनने के बदले इनको जुडिशली को किस तरीके से काम करना चाहिए, सेंटिनल ऑन द क्यू वाइव। अब इसका आपको मीनिंग बताना है, बहुत अच्छा मीनिंग होता है सेंटिनल ऑन द क्यू वाइव का, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा तो फिर आप मेहनत नहीं करोगे, आप कुछ देखते नहीं हो। सेंटिनल ऑन द क्यू वाइव, व्हाट इज़ द मीनिंग, ये आपको देख के एक बार कमेंट करो। देखते कौन कौन अभी तक के यहाँ 46 मिनट तक के अभी तक के कोई है यहाँ पे, तो पता चल जाएगा कितने लोग सुन रहे हैं कितने लोग नहीं सुन रहे हैं। थोड़ा सा एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। सेंटिनल ऑन द क्यू वाइव, नॉट एज अ सब्स्टिट्यूट सोवेरिन। सोवेरिन मतलब जो अपने हिसाब से काम कर रहा है, सोवेरिन है ना, किसके बाहर वाले का इंटरवीन नहीं हो रहा है। तो डिसीजन मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन, तो सोवेरिन, लेकिन सब्स्टिट्यूट सोवेरिन बनने के बदले इसको क्या बनना है चाहिए, सेंटिनल ऑन द क्यू वाइव। अब ये देखो जुडिशरी के पीवाई क्यूज आपको देखने को मिल जाएगी विथ सम ट्रैप। तो ये मैंने 5 पीवाई क्यू यहाँ पे लगे हैं, 1 2 3 4 5, ये आपको सॉल्व करना है। ये आपको मैं, ये देखिए 1, पॉज करिए और इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। 1 2 3 4 और ये 5। इन सब के आंसर भी आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट यहाँ पे देख लेना पॉज कर करके। मेंस के क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। जुडिशियल एक्टिविज्म इज एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, क्रिटिकली एग्जामाइन। जुडिशियल एक्टिविज्म क्यों जरूरी है, मीनिंग क्या होता है उसका, नीट के हुए, राइट्स प्रोटेक्शन, पीआईएल, ये सब सक्सेस क्या क्या हुए, रिस्क ऑफ ओवर रीच। दस द कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस, कि भाई एक्टिविज्म होना चाहिए, इस तरीके से हेल्प करता है। व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन दैट एंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन से आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ आपको आर्टिकल नहीं लिखना है, केस लॉस भी इंक्लूड करना है, प्रैक्टिकल सेफगार्ड भी आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो गई, सेपरेशन ऑफ पावर लिख सकते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये सब आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि किस तरीके से जो उनका जो इंडिपेंडेंस है उसे कहीं ना कहीं एंश्योर किया जाता है। बाकी ये सब आप देख लेना। लेट अस सी द हिडन ट्रैप, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट इज़ द ओनली कोर्ट डेट कैन पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बिल्कुल गलत बात है। हाई कोर्ट भी कर सकता है 215 के अंदर, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है 129 के अंदर। ट्रैप 2, सुप्रीम कोर्ट इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, अरे बाप रे, नहीं कहाँ से कहाँ आ गया, रॉन्ग। प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। जुडिशियल रिव्यू अप्लाइज ओनली टू लॉज नॉट एग्जीक्यूटिव एक्शन, गलत बात है, अप्लाइज टू बोथ। जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रिव्यू आर द सेम, बिल्कुल गलत बात है। रिव्यू इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी वाइल एक्टिविज्म इज अ इंटरप्रिटेटिव एक्सपांशन। आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल, जुडिशियल रिव्यू रिव्यूज constitutional supremacy. Judicial activism should not become a judicial governance, and independence of judiciary is a means to liberty, not privilege. ये कोई उनका एक स्पेशल उन्हें राइट नहीं मिला है कि आपने इंडिपेंडेंस दे दी जुडिशरी को। इट इज़ अ मीनिंग हैविंग, दैट इज़ द मीनिंग हैविंग टू बी
एट लिबर्टी टू बी एट फ्रीडम, टू हैव दैट सेपरेशन ऑफ पावर फ्रॉम द executive and legislature, so that they can take their own decision, so that they can be at the liberty. और ये प्रिविलेज नहीं है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अंदर आपको ये लिबर्टी देखने को मिल रही है। तो ये हमने क्या देख लिया, ये हमने जुडिशरी के बारे में चीज़ें देख ली। इसके बाद में लेट अस सी द PIL। ब्रेक लेना है तो ले सकते हो, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए आप और आ जाइए घूम के। लेट अस सी द PIL बात करें तो जुडिशियल इनोवेशन आपको देखने को मिल रहा है फॉर सोशल जस्टिस, ऑलरेडी आपने ऊपर देख लिया है। एक बार थोड़ा सा इसका वापस से अच्छे तरीके से एक बार मीनिंग देख लेते हैं, कौन कौन से केसेस हुए हैं, क्या क्या यहाँ पे हुआ है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो PIL की बात करें तो PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन रिफर्स टू द लिटिगेशन इनिशिएटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लिटिगेशन लिया गया उसे ही बोलते हैं PIL, स्पेशली फॉर द डिसएडवांटेज एंड मार्जिनलाइज सेक्शन। ऑलरेडी देखो कर चुके हैं, फिर भी मैंने इसको थोड़ा डिटेल में कराया तो क्योंकि UPSC क्वेश्चन मेंस के अंदर पूछता है। वेयर द पेटिशनर मे नॉट बी ए डायरेक्टली अफेक्टेड पर्सन, वो डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं है, फिर भी डिसएडवांटेजेस या फिर मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए आप लिटिगेशन फाइल कर रहे हो, इनिशिएट कर रहे हो। इससे क्या शिफ्ट हो गया, इट रिप्रेजेंट शिफ्ट फ्रॉम लोकस स्टैंडर्ड। हमने बात करी थी ना लास्ट में कि लोकस स्टैंडर्ड जो अफेक्टेड है वो लोकस स्टैंडर्ड के अंदर आ गए। लेकिन अगर आप चेन्नई में भी रह रहे हो, ये दिल्ली का केस हमने देखा था वो ओलियम फैक्ट्री वाला, अगर आप चेन्नई में भी रह रहे हो तो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हो फॉर द सोशल जस्टिस, टू एंश्योर द सोशल जस्टिस। तो ये शिफ्ट कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम लोकस स्टैंडर्ड टू लोकस स्टैंडर्ड रिलैक्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस, लोकस स्टैंडर्ड रिलैक्स। कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल बेसिस बात करें तो नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट डिराइव लेजिटिमेसी। अब PIL भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, हमने अभी देखा था जुडिशियल रिव्यू भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। आर्टिकल 32 रिट जुरिडिक्शन, आर्टिकल 226 रिट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ये 39A अगर आपको पता हो तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर एक्ट हुआ था, 42nd CAA 1976, ये हमने देखा था जब DPSP पढ़े थे। तो ये आपको PIL इस तरीके से यहाँ से अपनी लेजिटिमेसी डिराइव करता है। PIL इज दस अ जुडिशियल इनोवेशन नॉट अ लेजिस्लेटिव क्रिएशन। तो ये जुडिशियल इनोवेशन है, कोई क्रिएशन लेजिस्लेचर के द्वारा नहीं है। इवोल्यूशन कैसे हुआ है तो देखो लेट 1970s और अर्ली 1980s के अंदर इसका इवोल्यूशन हुआ था। उस समय जो वहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वहाँ के बोले तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने अपनी तरफ से, उस समय तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे वो, तो उन्होंने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया था, मेनली ड्यू टू फेलियर ऑफ एग्जीक्यूटिव गवर्नेंस। जो एग्जीक्यूटिव गवर्नेंस है उसका फेल हो गया था, इमरजेंसी भी लगी थी, पोस्ट इमरजेंसी जुडिशियल इंट्रोस्पेक्शन, इमरजेंसी के समय पे भी गड़बड़ हुई थी और जुडिशरी कुछ कर नहीं पाई थी, तो बाद में उन्होंने और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करी थी। नीड टू प्रोवाइड जस्टिस टू वॉइसलेस ग्रुप, जिनके पास में वॉइस नहीं है उनको जस्टिस कैसे मिलेगी, तो वो PIL उसका एक तरीका बनाया गया और लाया गया। की जजेस कौन कौन से थे, PN भगवती आपको पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, और VR कृष्णा अय्यर। तो PN एक आपको भगवती तो पता ही होना चाहिए, PN भगवती। अगर आप और अच्छे से याद करना चाहते हो तो भगवती एन कृष्णा अय्यर इस तरीके से भी लिख सकते हो, भगवती एन कृष्णा अय्यर। अब देखो PIL फाइल कौन कर सकता है, हु कैन फाइल अ PIL, एनी ऑफ द फॉलोइंग कैन फाइल अ PIL। पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल, बिल्कुल, सोशल एक्शन ग्रुप या फिर NGO। द पेटिशनर नीड नॉट बी पर्सनली अफेक्टेड प्रोवाइडेड द इंटेंट इज बोनाफाइड। जरूरी नहीं है कि आप उससे अफेक्ट हो, लेकिन आप सोशल जस्टिस के लिए, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, फॉर एंश्योरिंग द रूल ऑफ लॉ, वो सब चीज़ें के कारण आप क्या कर रहे हो, PIL को फाइल कर रहे हो, क्योंकि आपका इंटेंशन क्या है, बोनाफाइड है, अच्छा इंटेंशन लेके आप काम कर रहे हो। मेरिट क्या है PIL के, देखो एक्सेस टू जस्टिस बढ़ जाती है, इनेबल पुअर इलिटरेट मार्जिनलाइज ग्रुप टू एक्सेस कोर्ट हु अदरवाइज लैक्ड रिसोर्सेज अवेयरनेस एंड लीगल स्टैंडिंग। तो क्या हो गया, एक्सेस टू जस्टिस बढ़ गई। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, फॉर एग्जांपल इन्होंने आर्टिकल 21 का स्कोप बढ़ा दिया, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट आ गया, राइट टू हेल्थ आ गया, राइट टू एजुकेशन आ गया, राइट टू लाइवलीहुड हो गया। इसके अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के केसेस पता है तो आप बताना। ये जब हमने आर्टिकल 21 पढ़ा था
फंडामेंटल राइट्स के अंदर, तो वहाँ पे मैंने एक टेबल चार्ट बनाया था, उसके अंदर ये सब चीज़ों का दिया हुआ था। क्लीन एनवायरनमेंट, MC मेहता केस हो गया। हेल्थ और एजुकेशन वाला आपको बताना है। लाइवलीहुड वाला बात करें तो लाइवलीहुड के अंदर आपको मुंबई वाला देखने को मिल जाएगा, मुंबई बेगारी केस। ठीक है, तो ये सब आप देख लेना कौन कौन से केसेस आ रहे हैं। एक्चुअल में एक केस नहीं रहते, बहुत सारे केस रहते हैं। एक केस में कोई हाईलाइट हो जाता है तो उसके हिसाब से वो बताया जाता है। तो वो जो हाईलाइटेड केस है, जैसे MC मेहता हो गया, जैसे पुट्टा स्वामी फॉर प्राइवेसी हो गया, तो वो सब आपको बता सकते हो। इसके बाद में जुडिशियल एक्टिविज्म फॉर सोशल जस्टिस, PIL अलाउ कोर्ट टू इंटरवेन वेयर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फेल, एंड फॉर DPSP डायरेक्टली फिल लेजिस्लेटिव वैक्यूम। फॉर एग्जांपल जैसे विशाखा गाइडलाइंस, जब वीमेन सेफ्टी के ऊपर कोई गाइडलाइंस नहीं थी तो 1996 में विशाखा गाइडलाइंस आई थी और वो लेजिस्लेटिव वैक्यूम को फुल किया। लेजिस्लेटिव वैक्यूम बोले तो जहाँ पे कानून नहीं बना पाई। इसके बाद में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करें तो PIL बिकेम अ बैकबोन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटल जुडिक्शन थ्रू अ पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके साथ में एब्सोल्यूट लायबिलिटी वाला भी हमने उस दिन देखा था, एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो ये आपने क्या देख लिया, ये PIL किस तरीके से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के अंदर काम कर रहा है। अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नेंस की बात करें तो PIL एक्ट एज अ चेक ऑन आर्बिट्ररी स्टेट एक्शन एंड अ मैकेनिज्म टू एक्सपोज करप्शन एंड माल एडमिनिस्ट्रेशन। तो भाई माल एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन, ये सब चीज़ों को भी एक्सपोज करता है। आर्बिट्ररी स्टेट एक्शन के ऊपर भी चेक लगाता है, क्योंकि कोई भी PIL फाइल कर सकता है। अगर स्टेट ने कोई आर्बिट्ररी एक्शन लिया तो आपने PIL फाइल कर दी, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर देख सकता है। फिर वो क्या हो सकता है, आर्बिट्ररी जो स्टेट का एक्शन है उसके ऊपर कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। लैंडमार्क कौन कौन से केसेस है, हुसैन आरा खातून, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हुसैन आरा खातून। राइट टू स्पीडी ट्रायल, इसके अंदर ऐसा था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको अगर सज़ा होती तो 5 साल की सज़ा होती, लेकिन दे आर इन जेल फॉर द लास्ट 10-12 ईयर्स। तो उन्होंने क्राइम ऐसा करा है कि उनको 5 साल की सज़ा होगी, जैसे चोरी, लेकिन वो इन जेल है फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। तो ये क्या हो रहा है, ये तो अगेंस्ट में जा रहा है भाई, स्पीडी ट्रायल तो हो ही नहीं रही है। तो जस्टिस हैज़ बिकम, जो प्रोसेस है वो खुद ही पनिशमेंट बन जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मनका गांधी केस के अंदर आर्टिकल 21 का एक्सपांशन हो रहा है, नॉट जस्ट एनिमल एग्जिस्टेंस बट अ डिग्निफाइड लाइफ। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सेक्सुअल हरासमेंट की गाइडलाइंस यहाँ पे निकली थी। MC मेहता केसेस के अंदर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात होती है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा के अंदर बॉन्डेड लेबर राइट्स की बात होती है। बॉन्डेड लेबर बोले तो बंधुआ, जो बंधे हुए हैं किसी से, तो उनके राइट्स की बात इन्होंने बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने बात करी थी। मिसयूज भी होता है PIL का। पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट के बदले क्या हो रहा है, पब्लिसिटी, आप पब्लिसिटी कर रहे लग रहे हो। मेजर मैनी PIL आर फाइल्ड फॉर पर्सनल गेन, आपके पर्सनल वेंडेटा, पर्सनल प्रॉफिट के लिए वो होता है। पॉलिटिकल वेंडेटा के थ्रू कर रहे हो, मीडिया अटेंशन के लिए कर रहे हो, तो कोर्ट हैव कॉल्ड दिस पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन, या फिर प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन भी बोला जाता है। जुडिशियल ओवररीच, PIL के थ्रू कोर्ट बहुत बार क्या करते हैं, पॉलिसी डिसीजन में इंटरफेयर कर दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन इशू कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन को। तो ये क्या हो गया, जुडिशियल ओवररीच यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद में बर्डन ऑन जुडिशरी, बिल्कुल जब ये फ्रिवलस केसेस फाइल होते हैं, बेसर पैर वाले केसेस आ रहे हैं, तो पेंडेंसी बढ़ती है। जुडिशियल टाइम जो है जेन्युइन केसेस से ये सब फालतू केसेस में जा रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं बर्डन तो बन ही रहा है। वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर का भी वायलेशन होता है। एक्सेसिव PIL के कारण क्या होता है, एनक्रोच अपॉन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव डोमेन, जो उनका डोमेन है उसके ऊपर एनक्रोच कर देता है। डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को वीकन करता है। फॉरम शॉपिंग की बात करें तो पेटिशनर समटाइम चूज कोर्ट स्ट्रेटेजिकली फॉर फेवरेबल आउटकम, बार बार वो कोर्ट के पास में जाता है ताकि वो फेवरेबल आउटकम कहीं ना कहीं उनके पक्ष में आ जाए। तो ऐसा बहुत सारे आप देखोगे PIL के थ्रू कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है PIL के मिसयूज़ के लिए, एडॉप्टेड अ कॉशियस एंड करेक्टिव अप्रोच, गाइडलाइंस इशू करी है। कोर्ट मस्ट वेरीफाई बोनाफाइड इंटेंट, कि भाई उसके पीछे बोनाफाइड इंटेंट तो है। फ्रिवलस PIL में अट्रैक्ट हैवी कॉस्ट, PIL शुड नॉट इंटरफेयर इन पॉलिसी मैटर, PIL इन सर्विस मैटर आर डिस्करेज। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। स्टेट ऑफ उत्तरांचल एंड बनवल
बलवंत सिंह चौफाल। तो बलवंत सिंह चौफाल वाले केस के अंदर ये सब बातें हो रही है कि पीआईएल का जो मिसयूज़ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का रिस्पॉन्स वहाँ पे इस तरीके से है कि कॉशियस होना चाहिए, यू शुड हैव अ करेक्टिव अप्रोच रेदर देन जस्ट ट्राइंग टू बी अ पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन। रिफॉर्म क्या है? तो भाई स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी होना चाहिए एट द एडमिशन लेवल। जब पीआईएल फाइल कर रहे हैं उसी समय जो एडमिट अगर करते हैं तो उस समय एक फ़िल्टर लगा दो, फ़िल्टर मोटिवेटेड पीआईएल हो गया। डिमांड एफिडेविट ऑफ बोनाफाइड इंटेंट, एफिडेविट में आप लिख के दो कि मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छे काम के लिए कर रहा हूँ। इम्पोजिशन ऑफ एग्जाम्पलरी कॉस्ट, अगर कोई गलत लेके आ रहा है तो उसको हैवी पेनल्टी दो। क्लियर जुरिडिक्शन लिमिट, कोर्ट शुड अवॉइड पॉलिसी मेकिंग, रिस्पेक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, ये सब चीज़ों को कोर्ट को ध्यान रखना है। पीआईएल की बेंचेस आप लग सकते हो, स्क्रीनिंग कमेटी अलग से बना सकते हो जो स्पेशल बेंचेस देखेंगे कि पीआईएल सही है या फिर नहीं है, फास्ट ट्रैक करेंगे जेन्युइन केसेस को, बाकी को हटा देंगे। अल्टरनेटिव भी इसके रेमेडीज हो सकती है, ओम्बड्समैन मैकेनिज्म, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी आ सकता है। 10 पीआईएल एंड डेमोक्रेसी की बात करें तो पीआईएल इज़ अ डेमोक्रेटिक करेक्टिव मैकेनिज्म, बिल्कुल करेक्टिव मैकेनिज्म है, नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर गवर्नेंस। ये बहुत बार बता चुका हूँ कि ये करेक्ट करने की कोशिश है, नॉट अ सब्सटीट्यूट। द चैलेंज लाइज इन मेंटेनिंग फाइन बैलेंस बिटवीन जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रिस्ट्रेंट। जुडिशियल को कहाँ पे एक्टिव करना है, कहाँ पे अपना प्रोएक्टिव रोल प्ले करना है, कहाँ पे अपने आप को लगाम लगानी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इट शुड बी अ फाइन बैलेंस। 10 पीआईएल मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल गलत है। इट रिलैक्सेस लोकल स्टैंडी, बिल्कुल। इससे क्या होता है, पीआईएल से लोकस स्टैंडी रिलैक्स हो जाती है, बिल्कुल। पीआईएल कैन बी फाइल्ड ओनली बाय द अफेक्टेड पर्सन, यही तो केस है, नहीं है। पीआईएल मिसयूज हैज़ बीन एक्नॉलेज बाय द सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही बात है। 10 पीआईएल हैज़ ट्रांसफॉर्म इंडियन जुडिशरी इनटू अ सेंटिनल ऑफ सोशल जस्टिस, जस्ट इट्स मिसयूज रिस्क टर्निंग कोर्ट इनटू अ सुपर एग्जीक्यूटिव। जुडिशल रिस्ट्रेंट एंड प्रोसीजरल रिफॉर्म आर एसेंशियल टू प्रूव दिस क्रेडिबिलिटी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जुडिशल रिस्ट्रेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये हमने कवर कर लिया पीआईएल, जुडिशल ओवररीच, जुडिशल एक्टिविज्म और हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आज की क्लास के अंदर। अब जुडिशल के अंदर क्या क्या रिफॉर्म होने चाहिए ये आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से मिलेगा, ठीक है। ये मैं आपको पीडीएफ के अंदर मेंशन करा दूंगा, ये आप देख लेना किस तरीके से सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशन आई है। एनसी नेशनल कमेटी टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, NCRWC की रिकमेंडेशन आई है, उन्होंने क्या क्या इसके अंदर बात बोली है, ठीक है। जस्ट ये आपके समझने के हिसाब से मेंस के अंदर ये आपको हेल्प रहेगा कि जुडिशल अकाउंटेबिलिटी पे क्या बात हुई है, एक्सेस टू जस्टिस पे क्या बात हुई है, टेक्नोलॉजी एंड कोर्ट मैनेजमेंट में क्या बात हुई है, आईसीटी का किस तरीके से, नेशनल जुडिशल ग्रिड, वर्चुअल कोर्ट, ई कोर्ट, जुडिशल ओवररीच एंड रूल क्लैरिटी ट्रिब्यूनल, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन रिफॉर्म, इस तरीके से क्या क्या चीज़ें हुई है। तो ये अभी हमने क्या देख लिया, इसके बारे में देख लिया। इसके बाद में जुडिशल अकाउंटेबिलिटी बिल, ये बीच में आया था लेकिन उसको पास नहीं हुआ है, इसको लाने की भी बात चल रही है कि जुडिशल के अंदर भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इसके बाद में एनजेक, नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमेटी, ये 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014 के अंदर लाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या करा, नल एंड वॉइड करा दिया। वाई? बिकॉज इट इज़ गोइंग अगेंस्ट द जुडिशल इंडिपेंडेंस, और जुडिशल इंडिपेंडेंस इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और वो इसके अगेंस्ट में जा रहा है, तो इसके लिए इसको हटा दिया। इसके अंदर क्या बोला गया था कि नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये जो एनजेक है, एनजेक बोले तो एक बॉडी हो गई, एक कमीशन हो गया जो जुडिशल के अंदर अपॉइंटमेंट करेगा। अब ये जो कमीशन है इसके अंदर कौन कौन से मेंबर बैठेंगे, कौन कौन से मेंबर, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेंगे, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस बैठेंगे। अभी क्या हो रहा है, कॉलेजियम में चीफ जस्टिस प्लस 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो रहे हैं, तो यहाँ पे कौन बैठेंगे, 2 जजेस बैठेंगे, एक यूनियन लॉ मिनिस्टर बैठेंगे, और 2 एमिनेंट पर्सन, 1 फ्रॉम SC ST OBC विमेन, और 2 एमिनेंट पर्सन, मतलब 3 व्यक्ति जुडिशरी से आएंगे और 3 व्यक्ति बाहर से आएंगे। तो इसके कारण क्या होगा, बैलेंस एक मेंटेन रहेगा। अभी क्या हो रहा है, ये पूरा की पूरा किसके हाथ में चला जा रहा है, वो पूरा जुडिशरी के हाथ में चला जा रहा है। तो जुडिशरी खुद ही अपॉइंट कर रही है अपने मेंबर्स को, तो ये तो गलत बात हो गई। थोड़ा सा देयर शुड बी अ सेपरेशन ऑफ पावर, देयर शुड बी चेक्स एंड बैलेंसेस, देयर शुड बी सम प्रोपोर्शनलिटी, वो सब चीज़ें यहाँ पे मिस हो रही थी, तो एनजेक को लाया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिप्लेस द कॉलेजियम सिस्टम विद ट्रांसपेरेंट पार्टिसिपेटरी एंड अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म। सुप्रीम कोर्ट ने इसको वर्डिक क्या करा, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के स्ट्रक डाउन कर दिया।
क्या बोला इन्होंने, वायलेट जुडिशियल इंडिपेंडेंस, बिल्कुल जो अभी हम मैंने बताया। एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस वाया लॉ मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव अंदर अपना लॉ मिनिस्टर को बैठा के कहीं ना कहीं इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। वीटो पावर ऑफ एमिनेंट पर्सन, ये जो एमिनेंट पर्सन है उनके पास में वीटो पावर भी यहाँ पे दे दी गई है। वीटो मतलब वो चाहे तो इसको रिकॉल भी कर सकते हैं, कोई किसी का रिक्रूटमेंट अगर हो रहा है तो वो गड़बड़ कहीं ना कहीं लग रही है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर, और उसका वायलेशन हो रहा है, मतलब ये अगेंस्ट उसके जा रहा है, तो इसीलिए एनजैक को हटा दिया। कोलेजियम वर्सेस एनजैक, कोलेजियम में क्या हो रहा है, जुडिशियल डोमिनेंस था बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी तो कुछ नाम की थी नहीं, तो ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक्सेप्ट किया कि ये गड़बड़ सिस्टम है। लेकिन एनजैक में लाने का मतलब था कि ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे, इंडिपेंडेंस। हालांकि ट्रांसपेरेंसी के नाम पे क्या हो रहा है, रिस्क हो रहा है इंडिपेंडेंस टू, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे खतरा हो रहा है, इसके लिए उन्होंने हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट itself acknowledged that flaws in collegium but preferred internal reform over executive control। उन्होंने बोला है कि हम खुद ही इंटरनल रिफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई एनजैक और कोलेजियम का जो डिबेट चल रहा है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बिल्कुल। अकाउंटेबिलिटी मस्ट बी इंस्टीट्यूशनल नॉट पॉलिटिकल। एनजैक फेल्ड नॉट ड्यू टू इंटेंट बट ड्यू टू डिज़ाइन फ्लॉज। इंटेंट तो सही था लेकिन डिज़ाइन फ्लॉज आपको देखने को मिल रहे हैं। लॉ मिनिस्टर आ गया, एमिनेंट पर्सन के हाथ में वीटो आ गई, और जुडिशियल इंडिपेंडेंस का तो वायलेशन हो ही रहा है। दस इंडियाज चैलेंज इज नॉट चूजिंग बिटवीन इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी बट डिजाइनिंग अ सिस्टम दैट एंश्योर बोथ विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। अल्टीमेट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम, तो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी के ऊपर हमें बात करना है। ये हमने कवर कर लिया है जुडिशरी को पूरा। अगर आपको कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो आप इसके अंदर ऐड कर लेना। बाकी मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत सारी चीज़ें हमने कवर करी है। ये जो हमने रिकमेंडेशन यहाँ पे दिए थे मैंने सेकंड ईआरसी के, ये आप पीडीएफ पढ़ना, आपको समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे। अगर आपको ऐसा ही सभी सब्जेक्ट कवर करना है तो आप क्रैश कोर्स मेरा भी चल रहा है, ये उसी के अंदर से आपको लेक्चर देखने को मिल रहे हैं ऑफ पॉलिटी। आपको यहाँ पे मैं 6 सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगा, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक। इसके साथ में आपको मैं नोट्स भी दूंगा, क्रिस्प नोट्स रहेंगे, टू द पॉइंट रहेंगे, वैलिड रहेंगे, पीवाईक्यू का इंटीग्रेशन भी रहेगा। और ये नोट्स आपको कहीं ना कहीं बहुत ही क्रिस्प तरीके से, कंसाइज तरीके से आपको आपके रिवीजन में, आपके एनरिचिंग में काम आएंगे। तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, माइंड्स ऑफ यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, वहाँ पे मेरे से कनेक्ट कर लीजिए। इसके साथ में अगर इफ़ यू वांट टू कनेक्ट, ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, थैंक यू एवरीवन, सी यू सून। कंटिन्यू करते हैं हम कल से।